नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू साहित्य की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरी साहित्य सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं। यदि आपको कहानी सुनने के साथ साथ पढ़ना भी हो तो इसमें क्लोज्ड कैप्शन यानी सबटाइटल्स उपलब्ध हैं। आप उनको ऑन करिए तो आप कहानी को पढ़ भी पाएंगे। आज सुनते हैं कहानी लॉकडाउन और शादी, स्वप्निल श्रीवास्तव ईशू की लिखी हुई। लॉकडाउन और शादी भाग 1, परम की शादी। हर नए जोड़े की तरह परम भी बहुत खुश था। आज उसकी शादी जो थी, कितनी सारी तैयारियां, कितने सारे ख्वाब, आज सब सच होने जा रहा था। परिवार का दूसरे नंबर का बेटा था और पढ़ने में सबसे होशियार। पहले 10वीं में 76%, 12वीं में 74%, ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट क्लास, फिर बैंक की तैयारी। नौकरी लगी भी तो अपने ही शहर के सहकारी बैंक में। नौकरी में जम के मेहनत की और साहब असिस्टेंट मैनेजर भी बन गए। तब कहीं जाके माँ बाप को शादी की सूझी। प्रोफाइल बनाई गई। शहर के नामी फोटोग्राफर से 3 अलग अलग पोज में फोटो भी खिंच गई और लगे हाथ सभी मैट्रिमोनियल साइट पर अपलोड भी कर दी गई। इधर रिश्तेदारों में फोन भी चला गया कि कोई सुंदर सुशील कन्या हो तो परम के लिए बताना। परम मेधावी था, संस्कारी था और ठीक ठाक नौकरी भी थी, सो सभी भाभियों, चाचियों, मामियों ने खासा इंटरेस्ट दिखाया और मायका खंगाला जाने लगा। मैट्रिमोनियल साइट से भी अच्छा खासा रिस्पांस आया और किस्मत से एक कन्या के 19 गुण मिले और प्रोफाइल भी। नाम था कविता। सब कुछ वैसा जैसा परिवार वाले चाहते थे और परम ख्वाबों में देखा करते। जल्द ही मुंह दिखाई, रोका और फिर शादी की तारीख भी तय हो गई। कविता एक स्कूल में एडमिशन इंचार्ज थी और हर लड़की की तरह उसने भी शादी के ढेरों ख्वाब देख रखे थे। शुरू में तो दोनों हिचकिचाए, फिर तो घंटों घंटों फोन पर बातें होने लगीं। बारात की थीम, रिसेप्शन की ड्रेस, विदाई के कपड़े, सब कुछ व्हाट्सएप पर एक्सचेंज होने लगे। शादी के बाद घूमने कहाँ जाएं? इस सवाल पर घंटों मंथन हुआ। कविता को समुंदर देखना था और परम को हिल स्टेशन। लद्दाख, शिमला, मनाली, गोवा, अंडमान, रोज एक डेस्टिनेशन और रोज जी टीवी की तरह ताल ठोक के, झक मार के वही किया जो सब करते हैं। फाइनल हुआ केरल चलेंगे, गॉड्स ओन कंट्री। हिल स्टेशन भी हो जाएगा और समुंदर भी। जो नहीं मिलेगा वो थी बर्फ। कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। बहुत याद आई तो दोनों मियाँ बीवी फ्रीजर खोल के 2-3 मिनट खड़े हो जाएंगे। एहसास तो मिल ही जाएगा। सारे टिकट होटल बुक हो रखे थे और परम अब फूलों से सजी कार में बैठे बारात घर की ओर अग्रसर थे। पिताजी चलती बारात में दोस्तों के बीच 2-2 घूंट लगा रहे थे। दिल में यही फीलिंग थी कि आखिरी बेटे की शादी है, अब नहीं तो कब। और बड़े भाई साहब दोस्तों के बहकावे में कि अबे छोटे भाई की शादी है, आज तो जम के पिएंगे और झूम के नाचेंगे। पता दोनों को था, लेकिन मजाल है जो एक दूसरे से नजर मिल जाए। खैर, सब वैसा ही हुआ जैसा एक मिडिल क्लास शादी में होता है। बैंड वाले से झगड़ा, खाने को लेकर चिक, जूता छुपाई में लात घूंसा, पर शादी ठीक ठाक हो गई। सुबह विदा करा के परम कविता को घर भी ले आया। सब खुश थे। कविता को भी एक बड़ा परिवार मिल गया था। सास ससुर, एक जेठ जेठानी और एक भतीजा समीर। घूमने का प्लान कुछ दिन बाद का था। एक तो टिकट नहीं मिल रही थी,
दूसरा, शादी ब्याह के घर में रिश्तेदार होते हैं तो अचानक ही घूमने चले जाना अच्छा नहीं लगता। कुछ ही दिन बीते थे कि मायके से फोन आ गया। पग फेरे की रस्म कर लेते हैं, एक बार कविता और दामाद जी घर आ जाएं, फिर सब निश्चिंत, जहां जाना है जाओ। तय हुआ कि परम और कविता जाएंगे। परम 2-3 दिन रहकर वापस आ जाएंगे, फिर 10 दिन बाद कविता भी ससुराल आ जाएगी। तत्काल में टिकट कराया गया। भले ही पैसे ज्यादा लगे, लेकिन कंफर्म टिकट मिल गई। परम पहली बार अपने ससुराल गए थे, सो आवभगत भी खूब हुई। सभी रिश्तेदार बुला बुला कर घर ले गए। करते कराते 3 दिन बीत गए और परम की ट्रेन का समय हो चला। आज परम की हालत विदा होती बेटी सी थी। बस फर्क इतना था कि दहाड़ मार के रो नहीं सकते थे। तभी ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन ने हल्का झटका दिया। पूरी भरी ट्रेन अचानक से खाली खाली सी हो गई। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती, परम की हालत DDLJ के शाहरुख खान सी होती जाती। लगता अभी भागती हुई आएगी और वो हाथ बढ़ाकर पकड़ लेगा। देखते ही देखते ट्रेन प्लेटफॉर्म पार कर गई, पर सिमरन ना आई। पहली पहली ससुराल यात्रा थी तो आव भगत में कोई कमी ना हुई। एक सूटकेस लेकर गए थे, अब एक सूटकेस, एक बैग और 2 कार्टन साथ में था। सेट करते करते रात हो गई। खाना खाने के बाद जैसे ही सीट पर लेटे, व्हाट्सएप का सिलसिला शुरू। पहले गूगल से शायरी कॉपी करते, फिर वही आगे चिपका देते। दोनों तरफ से यही चल रहा था। भाग 2, जनता कर्फ्यू। सुबह जब नींद खुली तो भोपाल स्टेशन आ चुका था। परम के बड़े भाई साहब लेने आए थे और थोड़ी ही देर में परम घर पर था। शरीर तो घर पर था, पर मन कहीं और। देखते देखते 4 दिन और बीत गए। परम मन ही मन बहुत उत्साहित था। 19 तारीख हो गई है। 26 तारीख को कविता का टिकट है और फिर 29 मार्च को केरल का टिकट। मन ही मन घूमने फिरने और सेल्फी के हर पोज की प्लानिंग हो चुकी थी। तभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया, प्रधानमंत्री जी का देश के नाम संदेश आज शाम 4 बजे। पढ़ते पढ़ते ही टीवी के ब्रेकिंग न्यूज वाले फोटो भी आने शुरू हो गए। पाकिस्तान, कश्मीर, डीमोनेटाइजेशन सब दिमाग में घूमने लगे। फिर टीवी देखा तो वाकई हर चैनल यही बोल रहा था। पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन शाम 4 बजे सबसे पहले हमारे चैनल पर। मन के भाव काफी मिले जुले से थे। समझ नहीं आ रहा था देशभक्ति, देश प्रेम या अर्थशास्त्र, ये संबोधन किस ओर है। परम दोस्तों के साथ ऑफिस के बाहर वाली चाय की दुकान पर पहुंचा और चाय ऑर्डर कर दी। बहस शुरू ही थी कि चाय वाले ने टीवी की आवाज बढ़ा दी। संबोधन को सिर्फ 2 मिनट बचे थे, अपने आप ही सब शांत हो गए। इतने शांत तो किसी की मौन सभा में भी नहीं होते। सभी के कान ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले सुनने को बेताब थे। प्रधानमंत्री जी टीवी स्क्रीन पर आए और सभी कयासों के इतर कोरोना की बात कर दी। इस वैश्विक महामारी की असल गंभीरता तब समझ में आई। कुछ लोगों ने तो उसी वक्त रुमाल निकाल के चेहरे पर बांध लिए। बात यही नहीं रुकी। ऐलान हुआ कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू मनाएंगे और शाम को ताली और थाली पीटेंगे। भाषण खत्म और चर्चा शुरू, उधर टीवी पर और इधर चाय की दुकानों पर। शाम बीती, परम घर पहुंचा तो मां ने हाथ आगे बढ़ाने को कहा। परम को लगा प्रसाद होगा, पर हाथ पे गिरा सैनिटाइजर। प्रधानमंत्री जी का आवाहन और परम के घर पर टल जाए, मजाल है। डिनर टेबल पर जनता कर्फ्यू की तैयारियों का जायजा लिया गया। कितनी सब्जियां, कितना राशन रखना है, पूरी रणनीति तैयार थी। 22 तारीख आई, सभी नहा धो के तैयार थे। बड़े बुजुर्ग एवं समाज सेवियों ने जिम्मेदारी के साथ गुड मॉर्निंग के साथ जनता कर्फ्यू के पालन का मैसेज आगे बढ़ा दिया।
कुछ वॉलंटियर तो शंख और घंटे की आवाज वाली ऑडियो क्लिप भी जुगाड़ लाए और फॉरवर्ड का सिलसिला चल पड़ा। सभी को 5 बजे का इंतजार था। समय आ गया था। परम ने टेबल सरकाकर स्पीकर बालकनी में लगा लिया था। स्पीकर मोबाइल से कनेक्टेड था। दूसरे मोबाइल के साथ बड़े भाई साहब फोटो खींचने को तैयार थे। तभी दूर कहीं थाली पीटने की आवाज आने लगी। अभी 4:50 ही हुए थे। लगता है समय पर पहुंचने की होड़ में आगे बढ़ाई गई घड़ियों ने 5 बजा दिया था। खैर, दिन जनता कर्फ्यू की तैयारी और शाम जश्न में बीत गया। जश्न भी ऐसा मना कि कुछ शहरों में लोग ढोल नगाड़े लेकर चौराहों पर उतर आए। ऐसा लग रहा था जैसे 2007 का T20 वर्ल्ड कप का जश्न हो। बेवकूफी का अंदाजा तो अगले दिन सुबह लगा जब अखबार में छपे देखा। एक दिन और बीता। लोगों में सतर्कता ज्यादा दिखने लगी थी। शाम होते होते खबर आई, प्रधानमंत्री जी रात 8 बजे देश को फिर से संबोधित करेंगे। परम और भाई साहब जल्दी घर आ गए। चेहरे पर चिंता की लकीरें देशभक्ति वाले भाव को दबा चुके थे। घड़ी में 8 बजा। प्रधानमंत्री जी आए और लॉकडाउन का संदेश दे दिया, साथ ही कड़ाई से पालन की सीख भी। नई पीढ़ी ने लॉकडाउन न कभी सुना था न देखा था। बड़े बुजुर्गों ने जरूर इमरजेंसी सुन रखी थी। सब चर्चा में लग गए, पर परम की व्यथा या तो परम जानता था या उसके जैसे कुछ और, जिन्होंने रस्म निभाने के चक्कर में नई नवेली बीवी को मायके भेज दिया था। जैसे तैसे खाना खाया और अपने कमरे में आकर जोर जोर से टहलने लगा। क्या करें, कविता की कल ट्रेन है और न्यूज में दिखा रहा है कि सारी ट्रेनें कैंसिल, सब कुछ ठप। कार से चला जाऊं, बस बदल बदल के चला जाऊं, हवाई जहाज का टिकट देख लूं। जैसे सैकड़ों विचार उसके मन में घूम रहे थे कि तभी फोन की घंटी बजी। कविता का फोन था। लपक कर फोन उठाया और बिना रुके, ये क्या हो गया, कैसे होगा, क्या करेंगे, जैसे सवालों की झड़ी लगा दी। कविता की हालत भी कुछ वैसी ही थी, पर उसकी आवाज में कुछ दृढ़ता दिखी। परम को ढाढ़स बंधाते हुए बोली, परेशान मत हो, कुछ न कुछ तो हल निकलेगा। हल क्या, खाक निकलता। सोशल मीडिया पर पिटाई के ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होने लगे कि जो हिम्मत कविता ने दिलाई थी सब धरी की धरी रह गई। खैर 8-10 फोन लगाए, पर सबने ही तौबा कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात परम को कविता से मिलने से रोक रही हो। परम की हालत गोलगप्पे की लाइन में लगे उस आदमी की तरह थी जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो और बारी आने से पहले चाट वाला बोले, भैया जी मसाला खत्म हो गया है, थोड़ा रुकिए। झक मार के सारे ट्रेन टिकट, सारे होटल बुकिंग कैंसिल करा दिए। अब तो बस जगजीत सिंह की गजलों का सहारा था। हालत ये हो गई कि न घर में मन लगता न बाहर। सामान्य परिस्थिति होती तो घरवाले ही बोलते, जाओ कहीं घूम आओ, पर समस्या की सारी जड़ ही लॉकडाउन था। भाग 3, गॉड्स ओन कंट्री। वैसे समय बड़ा बलवान होता है, हर घाव भुला देता है। परम भी अब संभलने लगा था और इंतजार के साथ आगे की सोचने लगा। एक वेब सीरीज की तरह लॉकडाउन 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 आते चले गए, पर परम को कविता नहीं मिली। फिर वह दिन आया जिसका इंतजार परम दिन रात किया करता था। खुशखबरी आई कि सरकार ने अनलॉक 1.0 का ऐलान कर दिया है। थोड़ी देर तो परम को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर संभलते हुए कविता को फोन लगा दिया। कविता भी बहुत खुश थी। आखिर लगभग 3 महीने बाद दोनों मिलने वाले थे। परम ने सारे जुगाड़ लगा दिए और कविता को घर ले ही आया। आज उसकी हालत उस बच्चे सी थी जिसे नाश्ते में मैगी, लंच में बर्गर और डिनर में पिज्जा मिल गया हो।
सब ठीक ठाक हो गया था, सभी खुश थे। सिर्फ एक बात खटक रही थी। इतने प्यार से बनाया घूमने का प्लान चौपट हो गया था। न तो वादियां दिखी न समुंदर, फोटो के नाम पर सिर्फ शादी का एल्बम। कितने ही दोस्तों को शादी के बाद घूमने की कहानियां सुनाते सुना था, परम ये बात भूल नहीं पाया था और दिन रात सोचता रहता। घर पर कैसे बोलूं, होटल बुकिंग के सारे पैसे तो डूब गए, पिताजी तो सुनते ही नाराज हो जाएंगे, पर कुछ तो करना ही होगा, हमारा हनीमून ऐसे ही जाने न देंगे। हॉलिडे लिस्ट चेक करी तो एक ही ऑप्शन दिखा, अक्टूबर में नवरात्रि की छुट्टियां। पर ये क्या, पिताजी ने तो पहले से सबका टिकट करा रखा है। शादी के बाद सपरिवार गांव जाना था और कुल देवी की पूजा करनी थी। पिताजी से बात करूंगा तो भड़क उठेंगे। एक तो टिकट के पैसे का नुकसान, ऊपर से पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का खंडन। क्या करता, जोश जोश में कविता को भी वादा कर चुका था, ये हमारी जबान है, जब तक वो खुशियां तुम्हें दे न दे हम चैन से न बैठेंगे। पर हम जुगाड़ लगाने में लग गया। आखिर माँ को समझाना पिताजी को समझाने से थोड़ा आसान लगा। पिताजी भले कितने कड़क हों, माँ के सामने न पहले चली थी न अब। एक बार माँ मान गई तो सब हाथ में, लेकिन प्लान ऐसा हो कि माँ मना न कर पाए। मन ही मन बोला, क्या करें। हाँ, एक तरीका है। माँ को बोलेंगे कविता की तबीयत खराब है, चक्कर और उल्टी आ रही है, और हर घर की तरह माँ का भी पोता पोती का नाम सोचना शुरू। फिर क्या था, यही पक्का हुआ। यात्रा से 2 दिन पहले कविता चक्कर और उल्टी का बहाना करेगी और दोनों घर पर ही रुकेंगे और सबके जाते ही ताला मार के घूमने चल देंगे। सब सेट था। इंटरनेट पर चुपचाप टिकट भी बुक करवा लिए, होटल भी फाइनल कर लिया। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा सोचा था। दोनों बहुत खुश थे। उधर दूसरे कमरे में अलग ही महाभारत चल रही थी। भाभी भाई साहब से नाराजगी में बोली, 12 साल हो गए शादी को, गांव मायके और शिरडी के अलावा कहीं घुमाने नहीं ले गए। बड़े भाई साहब की स्टेशनरी की दुकान थी और फुर्सत कम ही मिलती थी। मन तो उनका भी था। बोले, कुछ करता हूं। भाभी से पूछा, मायके में कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसको दोबारा मार सकती हो? पहले तो भाभी भड़की, फिर बोली, क्या बकवास कर रहे हो जी? भाई साहब बोले, अरे ऐसा कोई बताओ जो पहले से स्वर्गवासी हो, उसे ही स्वर्गवासी बना देंगे, काम का काम हो जाएगा और पाप भी न लगेगा। पहले तो भाभी हिचकिचाई, पर घूमने के सामने ये कांड करने को भी मान गई। फिर क्या था, पूरी प्लानिंग हो गई। जिस दिन गांव जाने का टिकट है, उसी दिन मरे हुए रिश्तेदार को दोबारा मारेंगे और मायके जाने के बजाय घूम के आएंगे। रही बात समीर की, तो वह माँ पिताजी के साथ गांव घूम लेगा। बात जंच गई और तैयारी शुरू हो गई। समय बीता, अक्टूबर आ गया था। तैयारियों को अंजाम देने का समय आ चुका था। परम माँ के पास आया और घबरा कर बोला, माँ, कविता की तबीयत कुछ खराब लग रही है, एक बार चल के देख लो। योजनानुसार कह दिया गया, चक्कर आ रहा है और 1-2 उल्टी भी हुई है, बस। माँ के अंदर की दादी अचानक जाग गई और बोली, बेटा तुम आराम करो। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा परम चाहता था। माँ ने कविता को आराम करने को बोला और परम से बोली, तुम बहू के साथ रुक जाओ और उसका ख्याल रखना। उनके चेहरे की हल्की मुस्कुराहट बता रही थी कि जल्द ही उनकी मुराद पूरी होने वाली थी। रात में सारी तैयारियां शुरू हो गईं, बैग पैक होने लगे। तभी बड़ी भाभी के रोने की आवाज आई। भाई साहब घबराए हुए बाहर आए और उदास मन से बोले, संजना के बड़े मामा गुजर गए हैं, अभी अभी फोन आया है। भाई साहब और भाभी की अदाकारी देख ऐसा लगा जैसे मंझे हुए कलाकार। एक पल को तो माँ और कविता की भी रुलाई छूट गई।
भाभी के 7 मामा थे, सो कंफ्यूजन हमेशा बना रहता था। मंथन के बाद विचार ये बना कि भाई साहब सुबह माँ पिताजी को ट्रेन में बैठाकर उधर से ही भाभी के मायके इंदौर निकल जाएंगे। समीर माँ पिताजी के साथ ही जाएगा और परम और कविता घर पर रहेंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चला। सुबह भाई साहब, भाभी, माँ, पिताजी और समीर स्टेशन गए। भाई साहब ने पिताजी को जबलपुर कन्याकुमारी एक्सप्रेस के S3 कोच में बैठा दिया, पैर छुआ और बाहर खिड़की पर आ गए। भाभी की एक्टिंग अभी भी फिल्म फेयर के लिए नामांकित होने लायक थी। ट्रेन चली और जैसे ही कोच आगे बढ़ा, दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। दोनों ने एक लंबी सांस ली और चल दिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर। दिल्ली से चलकर त्रिवेंद्रम जाने वाली ट्रेन के आने का समय होने वाला था। भाभी आज बहुत खुश थीं। शादी के 12 साल बाद कहीं घूमने जा रही थीं, वो भी समुंदर के पास। ट्रेन समय पर थी और टिकट भी एडवांस में करवा लिया था, सो दोनों ट्रेन में बैठ गए। भाई साहब और भाभी दोनों ही एक दूसरे को देखकर नवविवाहित दंपत्ति की तरह मंद मंद मुस्काए और ट्रेन में सामान जमाने लग गए। परम की भी तैयारी पूरी हो चुकी थी। ऑटो बाहर खड़ा था। शाम 4 बजे की ट्रेन थी। ट्रेन भोपाल से ही चलनी थी, सो टिकट मिलना भी आसान था। वैसे तो सारी बुकिंग एडवांस थी। परम ने ताला लगाया और दोनों स्टेशन के लिए चल दिए। उधर पिताजी की ट्रेन में अलग ही कांड शुरू हो गया था। अचानक 2 आदमी आए और बोले, ये हमारी सीट है। पिताजी भड़क गए और लगे धौंस जमाने। तभी एक आदमी टिकट दिखाते बोला, बड़े भाई ये देखिए, रिजर्वेशन हमारा है। तेज होती बहस को सुन टीटी भी आ गया और लगा कुशल जज की तरह दोनों पक्ष की जिरह सुनने। अब समय था सबूत पेश करने का। दोनों के ही टिकट सही थे। पिताजी टीटी को टिकट दिखाते हुए बोले, आजकल एक ही बर्थ की 2-2 बुकिंग कर देते हो क्या? टिकट साहब ने टिकट को देखा, फिर पिताजी को देखा, फिर बोले, बाबूजी आप गलत ट्रेन में बैठ गए हैं। ये ट्रेन जबलपुर नहीं कन्याकुमारी जा रही है। पिताजी का पारा गरम। लगे भाई साहब को कोसने, नालायक, निकम्मा, किसी काम का नहीं। एक काम बोला था वो भी ठीक से नहीं किया। माँ भी परेशान थी, बोली, अब क्या? टीटी बोला, बाबूजी जरा इधर आइए, आप काफी आगे आ गए हैं, फाइन बनाना पड़ेगा। पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। माँ और समीर से बोले, तुम सामान संभालो, हम कुछ करते हैं। वैसे तो पिताजी गरम दिमाग के थे, पर ऐसी परिस्थितियों में दिमाग खूब चला लेते थे। अपने आप को शांत करते हुए टीटी के पास पहुंच गए। न जाने क्या बात हुई, जब वो माँ के पास लौटे तो चेहरे से गुस्सा गायब था। बोले, चलो सामान उठाओ। माँ बोली, अरे ट्रेन तो अभी चल रही है, स्टेशन तो आने दो, तब ना उतरेंगे। पिताजी ने सूटकेस उठाया और चलते चलते बोले, अरे इसी डिब्बे में आगे की 2 सीट मिली हैं, हम कन्याकुमारी जा रहे हैं। माँ 1 मिनट को रुकी, फिर बोली, अरे क्या बोल रहे हो जी? कहाँ जबलपुर और कहाँ कन्याकुमारी? पिताजी बोले, चलो चलो बताता हूं। इतने सालों कहती रही, हम कभी समुंदर ना देख पाए। ट्रेन कन्याकुमारी जा रही है और हमने टीटी से बात कर ली है। जबलपुर हम फिर कभी चले चलेंगे। वैसे भी विकास, परम और बहुएं नहीं है, अभी समुंदर देखने चलते हैं। माताजी को शादी का पहला वचन याद आ गया। पिताजी ने माँ को मना ही लिया कि बच्चों को अभी इस यात्रा के बारे में नहीं बताएंगे, जब घर पहुंच जाएंगे तो सरप्राइज देंगे। सब कुछ वैसा हो जैसा प्लान किया है, ऐसा जरूरी तो नहीं। होता वही है जो प्रभु करवाते हैं। इस बार प्रभु की इच्छा कुछ मजेदार करवाने की थी, सो पिताजी को माँ और समीर के साथ, भाई साहब को भाभी के साथ और परम को कविता के साथ घूमने भेज दिया। बस ट्विस्ट ये डाल दिया कि तीनों जोड़े पहुंच गए केरल, गॉड्स ओन कंट्री। भाग 4, लॉकडाउन और
हनीमून। परम और कविता का तो बनता था। लॉकडाउन में उनका हनीमून जो बर्बाद हो गया था और जाना भी केरल था। भाई साहब और भाभी को टिकट मिला केरल का तो केरल ही सही। पिताजी की ट्रेन पहुंची कन्याकुमारी, वहां दर्शन किया और माँ से बोले, चलो केरल यहां से पास है, बीच चलते हैं, तुम्हारी बचपन की इच्छा आज पूरी कर देते हैं। कन्याकुमारी से बस पकड़ी और पहुंच गए कोवलम बीच। सुना बहुत था, पर इतना सुंदर बीच देख न सिर्फ पिताजी बल्कि माँ का भी मन जवान हो गया। होटल के पास से 3 चश्मे खरीद लिए गए और शाम को बीच घूमने निकल पड़े। उधर परम और कविता बहुत खुश थे। परम को इस बात की खुशी कि जो वादा किया वह पूरा किया, और कविता को केरल घूमने की खुशी। शाम होते ही दोनों ऐसे निकले जैसे अक्सर टूरिस्ट प्लेस पर नवविवाहित दंपत्ति। हाफ पैंट, शर्ट और 6-6 इंच के लाल चूड़े पहने कविता और 3/4 पैंट और टी शर्ट पहने परम। चलो, ये तो फिर भी नवविवाहित दंपत्ति थे, इनका तो बनता था। उधर बड़े भाई साहब से भी न रहा गया। ऐसा लगा शादी के बाद घूमने न जा पाने के पश्चाताप का प्रायश्चित आज ही कर लेंगे। बाजार से जीन्स और टी शर्ट ले आए, साथ 2 चश्मे। जिसने 12 साल में सलवार सूट भी सिर्फ मायके में पहना हो, उसको जीन्स। खैर, भाई साहब ने कसम दे दी तो भाभी के पास ऑप्शन न बचा। मन तो उनका भी था, पर मोहल्ला, समाज और लोग क्या कहेंगे वाले प्रश्नों के चलते कभी हिम्मत न जुटा पाई। यहाँ न मोहल्ला था न समाज। शाम होते ही भाई साहब और भाभी अपने नए अवतार में बीच घूमने निकल पड़े। हल्की हल्की बारिश शुरू हुई तो माँ पिताजी का हाथ पकड़ते हुए बोली, ज्यादा हीरो न बनिए, कहीं आड़ देख के रुक जाइए, बारिश थमेगी तो फिर चलेंगे। पिताजी एक चाय की दुकान पर रुक गए। शाम थी सो चाय पीने भी बैठ गए। 2 चाय और 1 फ्रूटी भी बोल दी। अभी चाय आ ही रही थी कि माँ के चेहरे के भाव बदलने लगे। भुनभुनाते हुए बोली, शर्म नहीं आती, आजकल के बच्चे फैशन के नाम पर क्या वाहियात कपड़े पहनते हैं। एक पल को तो लगा अपनी ही बहू है, फिर याद आया उसकी तो तबीयत खराब है। पिताजी बोले, तबीयत नहीं खराब है, मामा जी मरे हैं, याददाश्त घर पर रख आई हो क्या? माँ ने तेवर बदले और बोली, लगता है आपको समुंदर की हवा लग गई है, याददाश्त अपनी सुधारो। मामा जी मरे हैं बड़ी बहू के, हम बात कर रहे हैं छोटी बहू की। पिताजी ने माँ को देखा, फिर उधर देखा जिधर माँ देख रही थी। ये क्या, ये भी? माँ बोली, ये भी से क्या मतलब? तब तक समीर की नजर अपनी मम्मी पर जा चुकी थी। चिल्लाया, मम्मी! बड़ी मुश्किल से पिताजी ने मुंह पर हाथ रखकर चुप कराया, पर वाह रे ममता, इतनी भीड़ में भी भाभी को मम्मी सुनाई दे गया। मुड़कर 1-2 बार देखा भी, फिर सोचा टीवी पर संतूर का ऐड चल रहा होगा। आगे बढ़ती भाई साहब से बोली, लगा समीर बुला रहा है। भाई साहब भी मुस्कुराए और सर पर हाथ फेरते हुए बोले, माँ हो ना, बच्चे की याद तो आएगी ही। उधर पिताजी समीर को समझा रहे थे, बेटा हम लोग सरप्राइज टूर पे हैं ना, घर चल के सबको सरप्राइज करेंगे। पर मन ही मन में गुस्से और डर का भाव बना हुआ था। माँ से बोले, तुम काहे बुद्ध बनी बैठी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? थोड़ा संभलने के बाद माँ बोली, सारे के सारे निकम्मे हैं, हमें बेवकूफ बनाकर समंदर घूम रहे हैं। उधर मनीष और बड़ी बहू और इधर परम और छोटी। पिताजी का गुस्सा डबल था, पर बोले, अरे लेकिन कहेंगे क्या, हम भी तो समुंदर घूमने आए हैं, बच्चे क्या कहेंगे? गांव बोलकर केरल घूमने आ गए। माँ बोली, चलो सोचेंगे, फिलहाल यहां से चलो, घर चलते हैं। पिताजी अगली सुबह ही बस पकड़कर तत्काल का टिकट कराने त्रिवेंद्रम पहुंचे और लग गए तत्काल की लाइन में।
वहीं परम और कविता स्टेशन पहुंचे कन्याकुमारी की ट्रेन पकड़ने। प्लान के हिसाब से केरल से कन्याकुमारी और वहां से रामेश्वरम, फिर भोपाल। अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि कविता बोली, देखो एकदम पिताजी का हमशक्ल। परम ने देखा तो घिघी बंद गई। काहे का हमशक्ल, जिसने पैदा किया हो उसको भूल सकता है क्या? एक नजर में पहचान लिया, फिर छुपते हुए बोला, हमशक्ल नहीं है, पिताजी ही हैं। लेकिन यहां क्या कर रही हैं? दोनों की हवाइयां उड़ चुकी थीं। समझ नहीं आ रहा था घर पर क्या जवाब देंगे। एक नेक होनहार मेधावी बेटा शादी होते ही माँ बाप से झूठ बोलने लगा, पूरे समाज में थू थू हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद परम कविता से बोला, चलो बाकी का टूर गया भाड़ में, बच गए तो फिर कभी घूम लेंगे, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। चलो एयरपोर्ट चलते हैं, वहां से फ्लाइट पकड़ के सीधे भोपाल। ऑटो पकड़ा और पहुंच गए एयरपोर्ट। हालत तो खराब थी, पर था तो अपने ही बाप का बेटा। विषम परिस्थिति में दिमाग को संतुलित रखना वो जानता था। परम बुकिंग काउंटर पर सर खपा रहा था और कविता बेंच पर बैठी नाखून चबा रही थी। साथ ही अपनी आगे की जिंदगी और कुछ डेली सोप को जोड़कर सोच रही थी। इधर उधर नजरें फिराते अचानक उसकी नजर कहीं रुकी। बोली, जेठ जी का भी हमशक्ल, या जेठ जी खुद ही हैं? चेहरे के भाव बदलती भागते हुए परम के पास पहुंची और बोली, जेठ जी। परम के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मन ही मन बोला, ये हो क्या रहा है? पहले पिताजी, अब भाई साहब। मुड़कर देखा तो वाकई भाई साहब बाहर की ओर फोन पर बातें कर रहे थे। मन ही मन बोला, घूमना न हुआ मुसीबत हो गया, न जाने किस घड़ी में। मुंह से इतना ही निकला था कि कविता पर नजर पड़ी। चेहरे के भाव 3-4 साल पुरानी पत्नियों से हो रहे थे, सो अपने शब्दों को वहीं रोक दिया और बोला, चलो चलते हैं, शाम 5 बजे का टिकट मिला है, त्रिवेंद्रम से बैंगलोर और वहां से भोपाल। जो नहीं बताया वो ये कि सस्ती टिकट के फेर में कुल यात्रा का समय था 24 घंटे। दोनों बचते बचाते एयरपोर्ट से निकले और बोले, 5-6 घंटे की बात है, किसी रेस्टोरेंट में काट लेंगे। उधर भाई साहब फोन पर भाभी से कह रहे थे, टिकट अभी 3 बजे का है, तुम फटाफट सामान पैक करो, ऑटो पकड़ो और एयरपोर्ट आ जाओ। भाभी झुंझलाई, हर काम जल्दी का, टिकट लेना ही था तो शाम या रात का ले लेते, इतनी जल्दी क्या थी? अब उन्हें कौन बताए सरप्राइज का दर्द। अभी बैठे बैठाए 1-2 घंटे के फेर में हजारों के वारे न्यारे हो जाते। खैर, भाभी झुंझलाती जरूर थी, पर करती वही थी जो भाई साहब सुझाते। फौरन सामान पैक किया और होटल वाले से बोला, एक ऑटो बुला दो। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो ऑटो टैक्सी भी टूरिस्ट से ज्यादा दिखते हैं, सो 5 मिनट में ऑटो भी आ गया। भाभी ऑटो में बैठी और बोली, भैया एयरपोर्ट। ऑटो अभी मुश्किल से 200 मीटर ही गया होगा कि सामने से पिताजी पैदल आते दिख गए। भाभी ने दुपट्टे को घूंघट की तरह ओढ़ लिया और लगी जोर जोर से सांसें लेने। धड़कन कुछ वैसी थी जैसे टीवी सीरियल में ट्विस्ट आने से पहले एड ब्रेक आ गया हो। फौरन भाई साहब को फोन लगाया। इधर भाई साहब इंतजार करने कॉफी शॉप की ओर बढ़ ही रहे थे कि नजर अंदर बैठे परम और कविता पर पड़ गई। गुस्से और डर का भाव तो था, पर मिश्रण में गुस्सा कम, डर ज्यादा था। तभी भाभी का फोन बजा। फोन उठाया और बोले, परम और कविता। उधर भाभी बोली, अरे वो दोनों ठीक ही होंगे, यहां मैंने पिताजी को देखा है। सुनते ही भाई साहब के शरीर में फिर से केमिकल रिएक्शन हुआ और गुस्से के भाव उड़ गए। रिक्त स्थान की पूर्ति डर ने कर दी थी। थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर बोले, क्या बकवास कर रही हो, मजाक मत करो, यहां वैसे ही मेरी हालत खराब है। परम और कविता मेरे सामने बैठे कॉफी पी रहे हैं। भाभी बोली, केरल, कविता की तो तबीयत खराब थी। भाई साहब झुंझलाकर बोले,
ऐसे तो तुम्हारे मामा जी भी मरे हैं, अब क्या करें? भाभी बोली, पर यहाँ तो पिताजी को देखा है, अब क्या होगा? भाई साहब बोले, अभी कुछ नहीं सूझ रहा, रास्ते में सोचेंगे, तुम जल्दी आ जाओ। उधर पिताजी होटल पहुंचे और बोले, चलो जुगाड़ से टिकट मिल गई है, आज रात की ही है। चेहरे के भाव में गुस्से, डर के साथ अफसोस भी था। इतने सालों में पहली बार सीनियर सिटीजन की छूट जो न ले पाए थे। खैर, कोई और होता तो ऐसे हालात पर तरस खाता, पर विधाता को शायद चुटकी लेने में आनंद आ रहा था। संजोग कुछ ऐसा बना कि 2 रिक्शा और 1 ऑटो एक साथ घर के गेट पर रुके। एक में माँ, पिताजी और समीर, एक में भाई साहब और भाभी, और एक में परम और कविता। सभी के सभी रंगमंच के मंझे हुए कलाकारों की तरह लग गए अपना अपना किरदार मंचन करने। परम बोला, अरे आप लोग एक साथ? अभी अभी कविता को डॉक्टर से दिखा के लौट रहा हूं। डॉक्टर बोले सब ठीक है, ज्यादा खाने से तबीयत बिगड़ गई थी। पिताजी मन मसोस कर रह गए, जानते तो सब थे, फिर भी रहा न गया। बोले, और ये सूटकेस? परम भी तैयारी से था, बोला, वो कविता की कुछ साड़ियां थीं, ड्राई क्लीनर को दी थीं। भाई साहब बोले, पिताजी गांव की यात्रा कैसी रही? सब ठीक ठाक? गांव में सब कैसे हैं? पिताजी मन ही मन गरियाते हुए बोले, सब ठीक, सब तुम्हें पूछ रहे थे। तुम बताओ बहू कि वहां सब ठीक ठाक हो गया? जल्दी जल्दी में ये भी न पूछ पाए कौन से वाले मामा जी का देहांत हुआ था। भाभी लपक कर बोली, पिताजी दूसरे नंबर वाले मामा जी का। पिताजी को कौन सा याद था, खैर ताना मारना था सो मार दिया। उस दिन से हालात ऐसे हो गए कि सब कुछ सामान्य होते हुए भी असामान्य लग रहा था। सबसे ज्यादा सुखी कोई था तो वह था समीर। घूमने की बात छेड़ता और अपनी फरमाइश पूरी करा लेता। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये मजेदार कहानी स्वप्निल श्रीवास्तव ईशु की लिखी हुई लॉकडाउन और शादी। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।